की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 जो है ये सूची से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूची। और ये जो सूची है कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के सूची हैं। ये 3 प्रकार के, सबसे पहला ध्यान रखिएगा संघ सूची। पहला क्या है? संघ सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। दूसरा क्या है? राज्य सूची। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। और ये भी जान लेते हैं कि किस सूची में कितने विषय हैं। अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में वर्तमान समय में 98 विषय है। कितना? 98 विषय है। जबकि मूल संविधान में, ये वर्तमान की बात करते हैं और ये इधर लिख देते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में 97 विषय था और वर्तमान समय में कितने विषय हो गए हैं? 98 विषय। अगर हम लोग राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान समय में 59 विषय है, 59, और मूल संविधान में 66 विषय था। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के राज्य सूची में कितने विषय था? मूल संविधान में 66 था और वर्तमान में कितना हो गया है? 59। अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इस समवर्ती सूची में अभी वर्तमान समय में 52 विषय हो गए हैं, जबकि मूल संविधान में कितना विषय था? 47। तो ये संघ सूची में वर्तमान समय में 98 विषय हैं, मूल संविधान में 97 विषय था। राज्य सूची में 59 विषय है वर्तमान समय में, जबकि मूल संविधान में 66 विषय था। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में वर्तमान समय में 52 विषय है और मूल संविधान में 47 विषय था। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को होता है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची में कानून बनाते हैं। परंतु अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का जो कानून होता है वो वैध माना जाता है। तो इस तरह से ये सूची हो गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून वैध माना जाता है। ये सूची 3 प्रकार के आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग अनुसूची की बात कर लें, अनुसूची मूल संविधान में, ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, अनुसूची मूल संविधान में अनुसूची जो था वो 8 अनुसूची था और वर्तमान समय में अनुसूची कितने हो गए हैं? 9। वर्तमान समय में कितने अनुसूची, सॉरी 9 नहीं 12। वर्तमान समय में कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। जबकि मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। ये 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में और इसी 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इस 9वीं अनुसूची के अंदर में भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार। ये अनुसूची नंबर 9 के अंदर है। अगर बात कर ले अनुसूची नंबर 10, तो अनुसूची नंबर 10 में दल बदल कानून जोड़ा गया। दल बदल कानून कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची नंबर 10 जोड़ा गया है। आगे बात कर लेते अनुसूची नंबर 11, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची नंबर 11 जोड़ा गया और इस अनुसूची नंबर 11 के अंदर ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया। अनुसूची नंबर 12 की बात करें तो अनुसूची नंबर 12 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर निगम का प्रावधान जोड़ा गया अनुसूची नंबर 12 के अंदर। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूची है, जबकि मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था। ये 8वां अनुसूची जो है इसके अंदर भाषा का प्रावधान है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान समय के में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हो गए हैं? 22 भाषा हो गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना
4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जो जोड़ता है उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ये 4 महानगर कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है कोलकाता, कोलकाता ये है, कोलकाता, कोलकाता ये चेन्नई है, कोलकाता चेन्नई, और ये दिल्ली है, और ये मुंबई है। ये चारों महानगर को सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जो जोड़ेगी उसी को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। राष्ट्रीय राजमार्ग ये क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसकी अगर लंबाई की बात करें, इसकी अगर लंबाई की हम लोग बात कर लें, लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर के आसपास है। आगे पीछे एक आध किलोमीटर हो सकता है, कोई बात नहीं है। दिल्ली को मुंबई से, कोलकाता से चेन्नई को राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अगर जोड़ेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर्णिम चतुर्भुज। इसकी लंबाई कितना? 5846। अगर ये राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये विश्व की, ध्यान रखेगा, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना और भारत की सबसे बड़ी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी परियोजना, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत जो हुआ, इसका जो शुरुआत किया गया ये 2001 में किया गया, और उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में इसको शुरू किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसको शुरू किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को सड़क मार्ग के द्वारा जो जोड़ेगा उसी को क्या कहेंगे? स्वर्णिम चतुर्भुज। ये 4 महानगर कौन कौन है? कोलकाता को चेन्नई से, दिल्ली को मुंबई से। अगर इसको जोड़ेगी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सड़क मार्ग के द्वारा, इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय, इसी को कहेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। इसकी शुरुआत कब होती है? 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। और ये जो परियोजना है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है, जबकि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5846 किलोमीटर के आसपास है। 1-2 किलोमीटर हो सकता है, इसका कोई मायने नहीं है। एक्चुअली हम वो मापने के लिए गए नहीं है, हम भी कहीं से पढ़े तब आपको बता रहे हैं। किसी बुक में 5846 भी मिलेगा, किसी को हो सकता है 5850 भी मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज की राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5846 किसको किसको जोड़ती है? 4 महानगर। 4 महानगर कौन कौन है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई। इसकी शुरुआत कब होती है? 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसकी शुरुआत की जाती है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है, जबकि भारत की सबसे बड़ी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये है पंपास। इस घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? पंपास। वैसे ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के अंदर एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। इसी अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है, पंपास। ध्यान रखिएगा, ये जो घास का मैदान है ये क्या है? पंपास। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? पंपास। और ये पंपास मुख्य रूप से जो है किस देश में है? अर्जेंटीना में। और ये दक्षिण अमेरिका जो एक महादेश है, इसी महादेश के अंदर ये देश है अर्जेंटीना, और इस अर्जेंटीना के अंदर क्या है? पंपास है। अगर हम लोग बात करें डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। वेल्ड, ये वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, वेल्ड कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। प्रेरी, प्रेरी है उत्तरी अमेरिका के अंदर। प्रेरी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। तो इस तरह से इस सभी घास के मैदान को भी नाम याद जरूर रख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कर्नाट वंश। कर्नाट वंश का अन्य नाम सिमराव वंश या देवराज वंश भी है। ध्यान रखिएगा,
कर्नाट वंश का अन्य नाम क्या है? सिमराव वंश या देवराज वंश। ध्यान रखिएगा, सिमराव वंश या देवराज वंश, इसी को क्या कहा जाता है? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव, और इसी कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए किस वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं? तो आंसर क्या करेंगे? कर्नाट वंश। मिथिला के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है कर्नाट वंश। अगर कर्नाट वंश की बात करें तो कर्नाट वंश का जो शासन काल रहा है वो 1097 से 1325 के बीच में रहा है। ठीक है, 1097 से लेके 1325 ईस्वी के बीच का जो समय है वो किस वंश का शासन काल का समय है? कर्नाट वंश के शासन काल का समय। अब आ जाइए प्रश्न पर, क्या दिया गया है? कर्नाट वंश का अंतिम शासक, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। ध्यान रखिएगा, कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। जबकि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। कर्नाट वंश का शासन काल 1097 से 1325। कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कर्नाट वंश का अन्य नाम सिमराव वंश या देवराज वंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? यानी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है, इसके बारे में जानिए। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये सबसे पहले जानिए केवड़िया है कहां पर? केवड़िया गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात में है। और केवड़िया की बात करें तो इसी केवड़िया के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ध्यान रखिएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस जिले में है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यही केवड़िया के अंदर है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है तो ध्यान रखिएगा ये सबसे ऊंचा प्रतिमा है, और इसकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 182 मीटर ऊंचाई है। और ध्यान रखिएगा इसका जो वास्तुकार थे, वस्तुकार का नाम था राम सुतार, ये भी ध्यान रखिएगा, राम सुतार। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो डिजाइन तैयार किया है उसका क्या नाम है? राम सुतार। ऊंचाई कितना? 182। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति का स्टेच्यू सबसे ऊंचा किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कितना ऊंचाई? 182 मीटर। इसके पहले जो था वो था, ध्यान रखिएगा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर का मूर्ति। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर का जो मूर्ति था उसको पीछे छोड़ते हुए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये भारत के अंदर सबसे किसी भी व्यक्ति का सबसे ऊंचा प्रतिमा है। और इसका उद्घाटन जो हुआ है तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2018 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर ले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व, बारदोली सत्याग्रह गुजरात के अंदर हुआ था 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के साथ साथ में उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, एकता दिवस के रूप में। इसको भी ये ध्यान रखिएगा, एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ पर है? ये किस जिला में है? केवड़िया में है।
नदी का नाम याद रख लीजिएगा, नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। तो ये जो प्रश्न दिया गया था, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य है ये गुजरात के अंदर है, और इसी गुजरात के रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का जो सबसे ऊंचा प्रतिमा वो किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ऊंचाई कितना? 182 मीटर है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? राम सुतार ने। इसका उद्घाटन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये संथाल विद्रोह जो है, ध्यान रखिएगा, ये आदिवासियों का विद्रोह था। संथाल विद्रोह जो था ये किसका था? आदिवासियों का। याद रखिएगा 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लगाया था अंग्रेज सरकार ने। अस्थाई बंदोबस्त है ना, अस्थाई बंदोबस्त। जब अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र था, भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र, इसको कहा जाता था दामिन ईह। किस नाम से जानते थे इसको? दामिन ईह को। आपसे प्रश्न पूछेगा दामिन ईह को क्या था? ये एक भूभाग था। दामिन ईह को क्या था? एक भूभाग था। और ये जो क्षेत्र था भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र, भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र था, यहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे। और जब अस्थाई बंदोबस्त लगाया था तो ये भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र था, जिसको कि दामिन एको के नाम से जानते थे, इस पर पूरा का पूरा अधिकार शुरू कर दिया था। किसने? अंग्रेज सरकार ने उसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। इसी के विरोध में 1855 में, ध्यान रखिएगा, 1855 में आदिवासियों के द्वारा एक विद्रोह शुरू किया जाता है जिसका नाम है संथाल विद्रोह। तो इस तरह से याद रखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कानू। सिद्धू एवं कानू ये दोनों भाई थे, सिद्धू एवं कानू। इन्हीं दोनों भाई के सहयोग से आदिवासियों का एक विद्रोह था जो संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया था। और ये जो संथाल विद्रोह का मुख्य जो भाग था भागलपुर से राजमहल, जहां पर कि दामिन ईह को हुआ करता था। दामिन ईह को एक भूभाग था, और इस भूभाग पर धीरे धीरे अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? अपना कब्जा जमाना शुरू किया था। इसी का विरोध करते हुए आदिवासियों ने एक विद्रोह शुरू किया, जिसको किस नाम से जानते? संथाल विद्रोह के नाम से जानते। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। किसी किसी बुक में आपको 56 भी देखने के लिए मिलेगा, सो ध्यान रख लीजिएगा। 1855 30 जून 1855 को ये संथाल विद्रोह शुरू हुआ था आदिवासियों के सहयोग से। और आदिवासियों ने जो किया था, किस लिए किया था? अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा ये जो दामिन ईह कोह था, ये एक भूभाग था, इस पर अधिकार करना शुरू किया था अंग्रेज सरकार ने। इसीलिए इसके विरोध में आदिवासियों का एक विद्रोह जो संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया। कब शुरू हुआ था? 30 जून 1855 को। इसका नेतृत्व किसने कर रहा था? सिद्धू एवं कानू नामक दो भाइयों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। और भी प्रश्न उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री यानी फारस का यात्री, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देश के शासन काल में आया था। यानी कि अब्दुल रज्जाक ये फारस से आए थे, और इस फारस का अभी नाम क्या हो गया? ईरान। इसी फारस का नाम अब क्या हो गया? ईरान। यानी कि ईरान का एक यात्री था जिसका क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। और ये अब्दुल रज्जाक भारत में देश के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का अगर शासन की बात करें, विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम है देवराय द्वितीय। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य में आने वाले फारसी यात्री कौन थे? अब्दुल रज्जाक। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले फारसी यात्री का क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1422 में आया था। सॉरी, ये अब्दुल रज्जाक की बात करें तो देवराय द्वितीय की बात करें तो देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेके 1446
है ना। 1422 से 1446 के बीच में इन्होंने शासनकाल इनका रहा था। अगर देवराय की बात करें, देवराय किस कहाँ का शासक था? विजयनगर साम्राज्य का। देवराय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का शासक था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, राजधानी कहाँ हुआ करती थी, ये इसको भी ध्यान रखिएगा। राजधानी हम्फी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्फी। और ये जो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हम्फी था, किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये था, ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? हम्पी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य का महंतम शासक, ध्यान रखिएगा, महंतम शासक, विजयनगर साम्राज्य का महंतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। महंतम शासक कृष्णदेव राय था, ध्यान रखिएगा। महंतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। एक क्वेश्चन नीचे है, देखिए ये जो दिया गया, इटली यात्री, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, इटली का यात्री था जिसका नाम है निकोलो कॉन्टी। ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे और किनके शासन काल में आया था? इसको भी ध्यान रखिएगा, ये देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। देवराय प्रथम के शासन काल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी भारत आया था, यानी विजयनगर साम्राज्य में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देश के शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी और ये हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का महंतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। इसी विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम है देवराय प्रथम, और इसी देवराय प्रथम के शासन काल में इटली यात्री निकोलो कॉन्टी भारत यानी विजयनगर साम्राज्य में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर द्वारा प्रकाशित करवाया गया? एक प्रसिद्ध फेमस बुक है, और ये बुक जो है क्या है? बुक का क्या नाम है? सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। ये पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक का प्रकाशन 2016 में क्रिस गेल द्वारा करवाया गया। क्रिस गेल, क्रिस गेल। और ये क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडीज का फेमस खिलाड़ी है, क्रिस गेल। इसी क्रिस गेल के द्वारा 2016 में सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट पुस्तक का प्रकाशन कराया गया है। अगर हम लोग बात कर लें इसके अलावे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक का प्रकाशन युवराज सिंह के द्वारा कराया गया। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसका है? युवराज सिंह। सनी डेज की बात करें तो ये किसका है? सुनील गावस्कर। सनी डेज किसका है? सुनील गावस्कर। अनब्रेकेबल, इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। अनब्रेकेबल एमसी मेरी कॉम। अनब्रेकेबल किनका है? एमसी मेरी कॉम। 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड ये है बीबीएस लक्ष्मण का। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसका है? बीबीएस लक्ष्मण। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसका है? सौरभ गांगुली का। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका बुक है? ये सौरभ गांगुली का है। अगर बात करें बिलीव, इधर ही प्रकाशन हुआ है बिलीव। बिलीव ये जो है किसका ऑटोबायोग्राफी है? इसके अंदर सुरेश रैना का। बिलीव किसका ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना। ये सभी क्या है? खिलाड़ी है। और इधर इसका बुक है सनी डेज, सुनील गावस्कर, अनब्रेकेबल, एमसी मेरी कॉम, 281 एंड बियॉन्ड, बीबीएस लक्ष्मण, एन सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली, बिलीव, सुरेश रैना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक और बुक का ध्यान रख लीजिएगा, नाम द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह का। किनका है? मिल्खा सिंह। छाप लीजिए और ये एग्जाम में छप जाएगा प्रश्न। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसका है? मिल्खा सिंह का। ठीक है, अब देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिसने 2 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिसने 2 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, यह है देवेंद्र झांझड़िया। क्या इनका क्या नाम है? देवेंद्र झांझड़िया। झांझड़िया, ध्यान रखिएगा, देवेंद्र झांझड़िया। और देवेंद्र झांझड़िया की बात करें, ये कौन सा खेल? जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। कौन सा खेल? भाला फेंक। भाला फेंक में इन्होंने पहली बार 2004 में एथेंस में जो ओलंपिक, एथेंस में पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता। उसके बाद 2016 के रियो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता और 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिसने 2 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता वो कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। 2016 के रियो ओलंपिक में गोल्ड जीता, 2004 के एथेंस ओलंपिक में गोल्ड जीता, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीता। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक में भारत ने अभी तक कितने गोल्ड जीते हैं? कितने गोल्ड जीते हैं? गोल्ड जीते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितने गोल्ड जीते हैं? ओलंपिक में भारत ने अभी तक कितने गोल्ड जीते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और हम आपको बता देते हैं कि भारत ने ओलंपिक में अभी तक 8 गोल्ड जीता है हॉकी में और 2 गोल्ड जीता है व्यक्तिगत। 2 व्यक्तिगत जो जीता, एक अभिनव बिंद्रा, ध्यान रखिएगा, अभिनव बिंद्रा, और दूसरा नाम याद रखिएगा नीरज चोपड़ा, है ना। पहला नाम याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा, शूटिंग के अंदर पहला ऐसा खिलाड़ी हुआ जिसने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीता। और दूसरा व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। तो इस तरह से भारत में अभी तक कितने गोल्ड जीते हैं ओलंपिक के अंदर? टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। 10 में से 8 हॉकी के अंदर, 9 नंबर का जो आया व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा ने, और 10 नंबर का जो जीता है वो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर 11 मई की बात किया जाए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 11 मई को क्या मनाया जाता है? टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हुआ क्या था? 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण, तो ध्यान रखिएगा, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण, और ये दूसरा परमाणु परीक्षण कहां से किया था? परमाणु परीक्षण ये किया था राजस्थान के पोखरण से। राजस्थान के पोखरण से सफल रहा था, इसीलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था और इसका कोड नेम जो दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया गया था कोड नेम? ऑपरेशन शक्ति। ध्यान रखिएगा, इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। अगर हम लोग बात कर ही लिए, भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब? 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में। कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। कब किया था? 1974 में किया था, और ये भी पोखरण से ही किया था। और इसका जो कोड नेम था ऑपरेशन स्माइल, है ना, बुद्ध मुस्कुराए, पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम रखा गया था। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।